आज आपके इस नियुक्ति पत्र वितरण में हम सब लोग शरीक हुए और आप लोग भी काफी उम्मीदों के साथ लंबे समय से आज का इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अंतोगत्वा ये विशेष दिन इस राज्य के लिए और सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। वैसे तो हम लोगों ने हजारों नियुक्तियां दी हैं, लगभग 20,000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही हमने दे दिया था और लगभग अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, कौशल विकास विभाग के माध्यम से, संगठित असंगठित क्षेत्रों में 60,000 से भी अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। और बड़ा ये सुनकर खुशी होता है जब आप कोई काम करते हैं और उस काम का परिणाम बहुत आपके सोच के अनुरूप आता है तो मन को उत्साह प्रदान करता है। हमने कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र ऐसे ही अलग अलग समारोह के माध्यम से अलग अलग कोने से आए हुए बच्चे बच्चियों को दिया। कई लोग दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, झारखंड के अलग अलग उद्योगों में नियुक्तियां मिली और उनमें से कई ऐसे हुनरमंद नौजवान उनमें से निकले जो अपने कौशल के बदौलत आज वो देश में तो काम कर ही रहे थे, अब अपने आप को उस तरीके से निखारा कि आज विदेशों में भी वो अपना स्वरोजगार के लिए निकल पड़े। बस एक रास्ता दिखाया हमने। उसके बाद अनवरत चलने वाला जो जीवन काल है उसमें मजबूती से आज वो नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। 2019 में सरकार हमारी बनी। सरकार बनते ही कोरोना कोविड के बारे में आप सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं। ये चुनौती सरकार ने ठीक से अपने अपने कार्यों को संभाला भी नहीं था कि ये वैश्विक महामारी हमारे राज्य को भी जकड़ लिया। पूरा दुनिया प्रभावित हो तो झारखंड ना प्रभावित हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। समझ में नहीं आता था कि हम करें तो क्या करें। ना या अस्पतालों की हालत ठीक है, ना डॉक्टरों की स्थिति ठीक है। चिकित्सा के नाम पर खाना पूर्ति के अलावा बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है आज के दिन में भी। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। रात दिन हम लोग सजग रहे और आप लोगों ने देखा होगा कि इस देश के अलग अलग राज्यों में कई सारी घटनाएं हुई। हमारे पूर्व
वक्ताओं ने इस बात को अंकित किया, लेकिन वाकई में वो बहुत डरावना वक्त था। और आपको हम बताएं कि आज कोरोना के उस दंश जो उस वक्त में इस देश और राज्यों में ने झेला, उसका प्रभाव भी आज तक है, अलग अलग माध्यमों से। ऐसी घटनाएं घटी उस कोविड के दौरान कि हर चीज ठप सा हो गया, पूरा दुनिया मानो कि समय रुक सा गया था। अब आगे जो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो ट्रेन 160 की स्पीड में चल रही हो और उस ट्रेन पर अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होगा? सारी ट्रेनें अस्त व्यस्त हो जाएगी, पटरी से उतर जाएंगे, लोग मारे जाएंगे जो सवारी थे। कवेस यही हालत इस कोरोना कोविड ने किया था। कई उद्योग प्रतिष्ठानें बंद हो गई, कई रोजगार बंद हो गए, और आपने सुना ही कि अलग अलग राज्यों में मजदूर किस तरीके से फंसे। वो एक अलग दर्दनाक दृश्य कभी खाली वक्त में याद आता है। महिलाएं बच्चों को सड़क में जन्म देने के लिए मजबूर हो रही थी। ऐसी स्थिति, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन उस कोरोना के उस चुनौती में भी जब पूरा देश दुनिया में हाहाकार था, झारखंड में कोरोना कैसे आया, कैसे चला गया, कहीं भी कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दी, बल्कि हमारे इस राज्य से पूरे देश को ऑक्सीजन का सप्लाई देने का भी हम लोगों ने सराहनीय काम किया इस राज्य के उद्योगों में। अलग अलग राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्रियों के फोन आते थे हमारे पास कि मुख्यमंत्री जी हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमने कभी किसी को मना नहीं किया। इस प्रकार वक्त बीतता गया और जब 1.5 साल 2 साल के बाद जीवन सामान्य की ओर जाने की प्रयास में था, तो हमारे विरोधियों ने अपने हरकतें शुरू कर दी। अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग षड्यंत्रों के माध्यम से मुझे आए दिन काम करने से रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे, क्योंकि हमें अपनी लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचना था। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग इतने सुनिश्चित ढंग से घात लगा करके षड्यंत्र रचते हैं, और हम लोग जैसे झारखंडी लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, इनके षड्यंत्र को कभी कभी समझ पाने में पीछे हो जाते हैं। नतीजातन मुझे अभी 5 महीने का जेल का भी दृश्य देखने को मौका मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राको साइया मार सके ना कोई। कितना षड्यंत्र करेंगे?
तो हमें उनसे और ऐसी चीजों से ना कभी डर लगा था, ना डर है, ना कभी डर लगेगा। हम अपने कामों को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है ये भी जानते हैं और इनसे कैसे लोहा लेना है ये भी जानते हैं। ये चलेगा सहमत का खेल, लेकिन आप लोग अस्वस्थ रहें। आपके लिए और इस राज्य के नौजवान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा वो सोच नहीं है, वो नीतियां नहीं है। कि इस राज्य के नौजवानों के, इस देश के नौजवानों के हक अधिकार को छीन लो, वो सोच, वो नीति हमारी नहीं है। आज हमारे विपक्ष के नेतृत्व की सरकारें देश में क्या व्यवस्था ला रही है। हर एक चीज निजीकरण की ओर जा रही है। कॉरपोरेट के हाथों सारी चीजें सौंपी जा रही है। नतीजा, नौकरियां खत्म हो रही हैं। आज आप लोग शिक्षित लोग हैं, शिक्षक हैं, बहुत सारे सूचनाएं आप तक आती हैं। आप कंपैरिजन चार्ट निकाल के देखिएगा कि देश के बड़े बड़े उद्योगों ने देश के खजानों के पैसे किसने सबसे अधिक लिया और उसके एवज में किसने कितने रोजगारें दिए, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा जिसने सबसे अधिक पैसा लिया है उसने सबसे कम रोजगार दिया है और जिसने सबसे कम पैसा लिया उसने सबसे अधिक रोजगार दिया। आज इनकी नीतियों से कई ऐसे छोटे मझोले उद्योग हैं कि जो कोरोना में बंद हुए और जो सरकार की नीतियां बनी कि आज तक वो खुल ही नहीं सके, और जो उसमें 150 लोग रोजगार करते थे वो आज के दिन में भी रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। जिस परिसर में आज हम लोग ये काम कर रहे हैं, आज ये नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, ये प्रभात तारा मैदान है, ये एचईसी का ये मैदान है। एचईसी वो उद्योग है जिसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। आज इस उद्योग के बदौलत पूरे देश में नहीं, अलग अलग दुनिया में भी उद्योग स्थापित हुई। लेकिन आज इसकी हालत क्या है देख लीजिए। मुझे जो लगता है जब ये उद्योग बना होगा उस समय 25-30 हजार से कम लोग नहीं काम करता था यहां पर, लेकिन आज की स्थिति 10-11 हजार भी आदमी है कि नहीं है ये भी बड़ा मुश्किल है। और उनको भी तनख्वाह कितने वर्षों में मिलता है कि नहीं मिलता है, आए दिन बेचारे सड़कों पर उतरे रहते हैं। इस उद्योग को बचाने का काम किसका है? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है और राज्य सरकार के क्षमता के भी बाहर है। हां, ये बात जरूर है, अगर एचईसी भारत सरकार झारखंड राज्य को सुपुर्द कर दे तो एचईसी में जिस तरीके से 32,000 लोग यहां रोजगार करते हैं उतना लोग फिर से इस एचईसी परिसर में रोजगार करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे। सारी एयरपोर्ट्स बिक गए, रेल बिक गया, बंदरगाह बिक गया, कई उद्योग लाइन में पड़े हैं या अब इन सबको भी बेचना है। और अर्थव्यवस्था का ये हालत है कि आज डॉलर के मुकाबले हम लोग का जो रुपया का हालत है
लगता है कि ये हमारा राज्य का रुपया पैर पर नहीं सर के बल खड़ा हो गया। इसीलिए मैं हमेशा मन से कहता हूं, और मैंने एक विद्वान का ये वाक्य है जिसको हम सब लोग को चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा हमेशा भिखारी होगी। तो कमोवेश देश की स्थिति आज वही है। एन केन ऐसे कानून लाना जो इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरुआ, शिक्षित नौजवानों के लिए आज सारे उद्योग बंद कर दो, सारे नौजवान सड़क पर आए दिन नौकरी को लेकर धरना प्रदर्शन अलग अलग तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगता। और इसकी जिम्मेवारी, इसकी भार सबसे अधिक राज्य सरकारों पर पड़ती है। यथासंभव हमने प्रयास किया कि इस राज्य के नौजवानों को अधिक से अधिक कितनी तरीके से राहत दी जा सके उसकी प्रयास हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार हो, अलग अलग माध्यमों से। हमसे अधिक लंबे समय तक तो इन लोगों ने इस राज्य में राज किया, और मैं इनको चुनौती देता हूं, इसी प्रभात तारा मैदान में आकर के हमसे डिबेट कर ले, इन लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया और इस चुनौती भरे 5 साल में हमने क्या किया है, उनको हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और वो भी इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचने के बावजूद क्या नहीं किया इन लोगों ने। अंतोगत्वा न्याय का जो आदेश आया न्यायालय का, उससे उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अभी भी शांत नहीं है, ये शांत रहेंगे भी नहीं। इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है, इसलिए ये अपने आचरणों से बाज नहीं आएंगे। लेकिन उसकी हमें फिक्र नहीं है, चिंता भी नहीं है। वो अपने आचरणों से बाज नहीं आते तो हम भी अपने आचरणों से बाज नहीं आएंगे, हम भी अपना काम करते रहेंगे। आज ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां शिक्षा का लगभग नहीं का इस राज्य को मूल रूप से मजदूर प्रदेश के रूप में जाना जाता रहा है। ये तो हमारे कुछ मिशन भाइयों के बदौलत कुछ शिक्षा संस्थाएं बनी जहां तहां, उनके वजह से कुछ लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, कुछ नौकरियां पाए, कुछ उच्च पदों पर गए। नहीं तो आज के दिन में भी कितने आदिवासी आपको मिलेंगे जज, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको वकील, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको जर्नलिस्ट, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको आईएएस, आईपीएस। अगर हम पूरा देश से भी अगर हम आदिवासियों के समूह में अगर हम लोग उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को ढूंढ के लाएं तो प्रभात तारा मैदान का एक कोना भी नहीं भर पाएगा। इतना मात्र हम लोगों ने लक्ष्य हासिल किया है। इसीलिए हमने सरकार बनने के बाद
शिक्षा के दिशा में काफी चिंतन मनन करके आगे बढ़ने का प्रयास किया और आपने देखा कि हम लोगों ने पहले चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना करके दिया ताकि हमारे राज्य के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा ग्रहण कर सके। बिल्डिंग बना, एन केन प्रकार प्रारंभ भी किया गया, लेकिन उसमें अभी और कुछ जोड़ने की जरूरत है, बहुत कुछ जोड़ने की जरूरत है और उसे जोड़ेंगे भी। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी ताकि हम अपने बच्चों को, इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आज हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी है। शायद नीति निर्धारण पूर्व में इस तरीके से हुआ कि बिल्डिंग बना दो तो अपने आप शिक्षा आ जाएगा। ये तो अजीब हालत है। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। अभी हम लोगों ने जितने भी राज्य में कल्याण विभाग के द्वारा बनाए जा रहे छात्रावास, उन सभी छात्रावास को रेनोवेट किया। कभी उसमें चूना पचौड़ा तक नहीं किया गया, लेकिन कई छात्रावास को आप देखें, चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का, अलग अलग जिलों में। मैं खुद गया, मैंने खुद देखी, बहुत खूबसूरत बना, लेकिन उसमें बहुत बड़ी खामियां थी उन हॉस्टलों में कि बच्चों का खाने को लेकर समस्या। और हमने जेल जाने से भी पहले कहा था, वो सभी छात्रावास रिपेयर की स्थिति में थे। मैंने कहा जब ये कंप्लीट होगा तो अब इन हॉस्टलों में जो हमारे गांव देहात के गरीब बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं, उनको घर से चावल लाने का जरूरत नहीं, अब उनको खाना सरकार उसी हॉस्टल में उपलब्ध कराएगी। उसकी प्रक्रिया को भी अब हम लोगों ने तेज कर दिया है। अब बहुत जल्द उस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कई सारी चीजें हैं बोलने के लिए। अगर हम उन सब चीजों को लेके बैठेंगे तो शायद बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। मुझे और भी कार्यक्रमों में बाहर जाना है, इसलिए आज आप लोग से इस आशा उम्मीद के साथ, क्योंकि हम लोगों ने अपने हर कदम इस राज्य के हर उस वर्ग के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाई हैं, योजना बनाई है, जिससे हम इस राज्य को एक बेहतर दिशा दे सकें। जो व्यक्ति 2 वक्त के अनाज के लिए तरसता हो, वो आदमी आगे राज्य को दिशा देने में जो उसकी भूमिका है, वो भूमिका कभी भी नहीं दे सकता है। इसीलिए हम लोगों ने कई क्षेत्र में, ये देश का पहला राज्य है जहां अपने राज्य, अपने ताकत के बदौलत, सरकार के सौजन्य से हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बच्चे विदेशों में
100% स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ाई करने जाते हैं। कई ऐसे चीजें, बूढ़ा बुजुर्ग का सर्वजन पेंशन, हमारे केंद्र सरकार की तो नीतियां ऐसी कि सभी लोगों का पेंशन खा जाओ, इनको पेंशन अब नहीं देंगे। ये देश का पहला राज्य है जो अपना कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन लागू किया, जो आपको भी मिलेगा। केंद्र सरकार की नियुक्तियों में होते, नियुक्तियां पहले तो मिलती कि नहीं मिलती अलग चुनौती, मिल जाने के बाद उसके बाद का भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आज के दिन में जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है, तो इस राज्य में, इस देश में इतनी गरीबी है कि उसका बेटा भी बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ देता है। आज इसीलिए चाहे वो राशन के दिशा में हो, चाहे पेंशन की दिशा में हो, हमारी बच्चियां विशेष रूप से एक धारणा है, गरीबों और गरीब गुरुआ क्या सोच सकता है अधिक से अधिक, उस समय काटता है बेचारा। घर में अगर उनके बाल बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की या 1 लड़का 1 लड़की, लड़की बेचारी 8वीं 9वीं पास करती नहीं है, उसको के लिए लड़का ढूंढने लगता है, जल्दी ब्याह कर दो। और रोज सरकार ये कानून बनाती है, सर्व शिक्षा, फलना सिलना, दुनिया भर की योजना बनाती है, लेकिन गरीब के पास उससे कोई उसको लाभ नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए फूलोबाई सावित्री योजना लाया, जिससे आने वाला समय में वो बच्ची को ये पढ़ने को लेकर घर में वो बोझ ना बने। स्कूल से लेके कॉलेज तक, यहां तक कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, वकालत, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसके लिए हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया है। और अभी 10वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के हर बच्चे को हम लोग ये कार्ड देंगे, जिसमें 15 लाख रुपया तक का आपको बैंक से लोन मिलेगा, जो 4% मात्र इंटरेस्ट से मिलेगा। और वो भी तुरंत वापस नहीं करना है, जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा तब तक आपको पैसा वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा कर लीजिए, नौकरी मिल जाएगा, तब धीरे धीरे बैंक को वापस कर दीजिए। आज जाके बैंक से लोन लेके दिखा दीजिए, विशेषकर आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग को, किसको मिलेगा जरा हमको बताना। अगर किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी को आईआईटी में, किसी को बीआईटी में अगर एडमिशन होता है, पता चला हम इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिए, रिटर्न भी क्वालिफाई कर लिए, और बोला कि कल आपको एडमिशन लेना है और इतना लाख रुपए जमा करो, कहां से लाओगे पैसा जी? जब गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाओगे बैंक में, तो हाथों हाथ उस बच्चे को पैसा मिलेगा। नहीं तो जिस तरीके से आज मारामारी की स्थिति है, अगर आपने वक्त में एडमिशन नहीं लिया, फिर आप दरवाजा खटखटाते रहिए, कभी नहीं मिलेगा। आज यहां पर जितने भी शिक्षक आए हैं अलग अलग कोर्स के, हम यही चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इस तरीके से दोनों में अंतर बढ़ रहा था कि धीरे धीरे मुझे लगा कि यही स्थिति रही तो सरकारी स्कूल के बच्चे स्कूल में जाने के बाद भी किसी लायक नहीं रहेंगे। तो हमने ये संकल्प लिया
कि सरकारी स्कूल भी अब प्राइवेट स्कूल के बराबर और उसी के हम समतुल्य चले। आज इसीलिए अब आप सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और मैं एक चीज जानना चाहता हूं आप सब लोगों से और उम्मीद करते हैं कि बहुत जबरदस्त आवाज आएगी, क्योंकि मैं जब नियुक्ति पत्र बांट रहा था तो कुछ कुछ बच्चों से कुछ कुछ पूछ भी रहा था, तो इस आशा के साथ कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर इस राज्य के एक सबसे कहा जाए कि एक ऐसा इस राज्य की संरचना है और इस राज्य की ऐसी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, बोलचाल है कि अपने आप में एक गर्व की बात है। तो मुझे लगता है कि स्थानीय भाषा आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोई भी हो, मुंडा, कुड़ू, कुराव, खड़िया, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए, आपके यहां जो भी बच्चे आएंगे उनको जो शिक्षा तो दीजिएगा ही, वो हो सकता है कि उस शिक्षा ग्रहण भी कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उसके माँ बाप पढ़े लिखे ना हो। वो आएंगे आपके स्कूल में, आपके साथ जब संवाद हो तो ऐसे संवाद होने चाहिए कि उनके माता पिता को भी लगे कि नहीं, सही में हमारे इस राज्य का जो सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना और लकीरें खींची जा रही है, वो अपने सभ्यता, संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। कई राज्य है देश में जहां अपना भाषा, संस्कृति को लेकर ये लोग आगे बढ़े और आज देश के अग्रणी राज्यों में है विकास के। तो हमें भी अपने इस राज्य का भाषा, संस्कृति के प्रति गर्व होना चाहिए और हम अपने उस परंपरा को भी अक्षुण्ण रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जोहार।